सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बातें तो बहुत होती हैं, है ना? पर इसके नियम असल में काम कैसे करते हैं, ये समझना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के पब्लिक सेक्टर को एक केस स्टडी की तरह लेंगे और इस पूरे सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। मतलब ये जो पूरा खेल है, इसके नियम आखिर हैं क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसका संवैधानिक आधार क्या है। फिर छत्तीसगढ़ में जो मेन कोटा हैं उनके नंबर्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ओबीसी के लिए ये क्रीमी लेयर का नियम क्या है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल में लागू कैसे होता है। मतलब 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आरक्षण की पूरी व्यवस्था यूं ही नहीं बनी है। इसकी जड़ें हमारे संविधान में हैं। इस पूरी पॉलिसी का जो लीगल बेसिस है वो है संविधान का आर्टिकल 16(4). अब ये आर्टिकल कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है जिसका सरकारी नौकरियों में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना होना चाहिए, तो राज्य सरकार उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। बस यही वो एक लाइन है जिस पर आरक्षण की पूरी इमारत टिकी हुई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आर्टिकल्स एक साथ काम कैसे करते हैं। देखिए, एक तरफ है आर्टिकल 16(1) जो कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिलेगा, एकदम सीधी बात। लेकिन फिर आता है आर्टिकल 16(4) जो इसी नियम में एक लेकिन जोड़ देता है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोल देता है। और फिर है आर्टिकल 309 जो सरकार को पावर देता है कि वो भर्ती के नियम बना सके, इसी का इस्तेमाल करके जैसे वुमेन रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज लागू होती हैं। तो ये एक तरह से समानता और स्पेशल प्रोविजन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये तो हो गई संविधान की बात। अब थियरी से जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत क्या है। मतलब वहां के आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ पॉलिसी काफी बदली है। जैसे जून 1998 में टोटल रिजर्वेशन था 50%। इसमें एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% था। लेकिन 2012 के बाद एक बड़ा चेंज आया। एसटी कोटा सीधा 32% हो गया और एससी कोटा कम होकर 12% पर आ गया। ओबीसी कोटा वो 14% पर ही रहा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? टोटल रिजर्वेशन पहुंच गया 58% पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 50% की लिमिट से ऊपर है। अब एक और जरूरी बात, आरक्षण सिर्फ जाति या समुदाय पर आधारित नहीं है। इसमें एक कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक फिल्टर भी है, जिसे क्रीमी लेयर कहते हैं। और हां, ये नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है। ये जो इनकम लिमिट है ना, ये भी टाइम के साथ बदलती रही है। देखिए, 1993 में ये सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना थी। मतलब इससे ज्यादा कमाने वाले क्रीमी लेयर में आ जाते थे। फिर 2004 में ये बढ़कर 2.5 लाख हुई, 2008 में 4.5 लाख और 2013 आते आते ये 6 लाख रुपए तक पहुंच गई। तो साफ है कि सरकार इसे वक्त वक्त पर इकोनॉमी के हिसाब से एडजस्ट करती रही है। लेकिन इस पूरे क्रीमी लेयर नियम में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, जब इनकम कैलकुलेट की जाती है तो 2 चीजों से होने वाली कमाई को गिना ही नहीं जाता। एक तो सैलरी और दूसरी खेती-बाड़ी से होने वाली इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर किसी परिवार की इनकम सिर्फ इन 2 सोर्स से है, तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा और वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए, ये 2008 का ऑफिशियल सरकारी मेमो है। इसमें साफ साफ लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज और एग्रीकल्चरल लैंड शैल नॉट बी क्लब्ड। मतलब इन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक छोटी सी लाइन है, पर इस पूरे नियम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक ही खत्म नहीं हो जाता। नहीं, इसमें और भी लेयर्स हैं। इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे 4 अलग अलग खंबे हैं, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का और एक जनरल यानी अनारक्षित का। ये सब अलग अलग है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक आड़ी लाइन की तरह है जो इन चारों खंभों को काटती हुई जाती है। मतलब जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो एससी कोटे के अंदर भी लागू होगा, एसटी के अंदर भी, ओबीसी के अंदर भी और जनरल कैटेगरी के अंदर भी। तो एक कैंडिडेट दोनों कैटेगरी में आ सकता है। जैसे कोई महिला अगर एसटी समुदाय से है तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन में आएगी। अगर छत्तीसगढ़ के नंबर्स देखें तो महिलाओं के लिए 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 7% है
और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये पोस्ट के हिसाब से बदलता है, जैसे क्लास 3 पोस्ट के लिए 10%। इससे ये पता चलता है कि हर वर्टिकल कैटेगरी के अंदर भी एक बड़ा हिस्सा इन ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड होता है। और रुकिए, इसमें एक और लेयर है। 2017 में एक बदलाव किया गया। उसके मुताबिक महिलाओं को जो ये 30% रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो छत्तीसगढ़ की ही लोकल रेजिडेंट हैं। तो इस नियम से ये रिजर्वेशन और भी स्पेसिफिक हो जाता है। तो हमने अब तक ये समझ लिया कि रिजर्वेशन क्या है और क्यों है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब कैसे काम करता है। मतलब ये जो 12%, 32%, 30%, इन परसेंटेजेस को असली नौकरियों में कैसे बांटा जाता है? इसका जवाब है 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। ये जो दिख रहा है ये उसी 100 पॉइंट रोस्टर का एक सैंपल है। इसमें होता क्या है कि हर एक वैकेंसी जिसे पॉइंट कहते हैं उसे पहले से ही एक कैटेगरी अलॉट कर दी जाती है। जैसे पॉइंट नंबर 1 अनारक्षित यानी जनरल के लिए, पॉइंट नंबर 2 एसटी के लिए, पॉइंट नंबर 3 ओबीसी के लिए, और ऐसे ही ये लिस्ट 100 तक चलती रहती है। ये एक फिक्स्ड पहले से तय की हुई लिस्ट है। तो इसका प्रोसेस काफी सीधा है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 10 नौकरियां निकलीं, तो जो पहली नौकरी होगी वो जाएगी रोस्टर के पॉइंट 1 वाले को, मतलब जनरल कैटेगरी को। दूसरी नौकरी पॉइंट 2 वाले को, मतलब एसटी कैटेगरी को। तीसरी नौकरी पॉइंट 3 यानी ओबीसी को, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 10 की 10 नौकरियां भर नहीं जाती। और मजे की बात यह है कि अगली बार जब भर्ती होगी तो गिनती 10 पे खत्म नहीं होगी, वो पॉइंट 11 से शुरू होगी। ये एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, आरक्षण कोई मनमर्जी की पॉलिसी नहीं, ये संविधान पर आधारित है। दूसरी, ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब कई लेयर्स हैं। तीसरी बात, क्रीमी लेयर का नियम ओबीसी के लिए एक इकोनॉमिक फिल्टर का काम करता है। और आखिर में 100 पॉइंट रोस्टर वो असल टूल है, वो मशीनरी है जो इन सारे परसेंटेजेस को असल जॉब्स में बदलती है। अब ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब किसी सिस्टम में इतनी सारी परतें हों, इतने नियम हों, तो क्या वो सच में रिप्रेजेंटेशन और फेयरनेस यानी प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता, इन दोनों मकसदों को एक साथ पूरा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे सिस्टम के केंद्र में है और सोचने पर मजबूर करता है।